सुबह की धुंध के बाद अब धीरे धीरे सुहानी धूप निकलने लगी है। पानी की लहरें कम होने के साथ ही किनारों पर अब कई तरह के शानदार जंगली जीव नजर आने लगे हैं। मुझे धूप का मजा लेता एक विशाल क्रोकोडाइल दिखाई दिया है। इस पानी में 200 से ज्यादा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स रहते हैं। उनमें से कुछ 20 फुट तक लंबे हैं। सुंदरबन के टाइगर्स वाटर चैनल्स में तैरते हुए एक से दूसरे टापू पर जाते हैं, इसलिए क्रोकोडाइल से उनका अक्सर सामना होता है। मुझे पता चला कि ज्यादातर मुकाबलों में हार क्रोकोडाइल की ही होती है, लेकिन कभी कभी क्रोकोडाइल भी टाइगर को मार देता है। बदकिस्मती से इस इलाके में इंसान भी क्रोकोडाइल्स का शिकार बनते हैं और पिछले 10 सालों में उनके हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टाइगर भले ही इस लैंडस्केप को डोमिनेट करता है, लेकिन मैनग्रोव्स में कुछ और बहुत ही दिलचस्प और एंडेंजर्ड स्पीशीज मौजूद हैं। यहाँ दुनिया के एक सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड टर्टल्स रहते हैं, नॉर्दर्न रिवर टेररपिन। पिछले कुछ सालों में लगातार शिकार किए जाने की वजह से ये प्रजाति खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। 4 कैप्टिव लोकेशंस पर इस प्रजाति के सिर्फ 50 वेस्क टर्टल्स बचे हैं, लेकिन जंगलों में उनकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। सुंदरबन की मॉनिटर लिजर्ड्स जितनी बड़ी लिजर्ड्स मैंने कहीं नहीं देखी हैं। कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में हालांकि काफी बात की जाती है, लेकिन सुंदरबन की मॉनिटर लिजर्ड्स साइड्स में उनसे बड़ी हैं। ये जहरीली नहीं है और 15 मिनट से भी ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकती हैं, लेकिन उकसाने पर ये जोर से फुफकारते हुए चेतावनी देती हैं। खाने और स्किन के लिए इनका शिकार किए जाने से पिछले कुछ सालों में इनकी तादाद काफी कम हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे इरावदी डॉल्फिन्स के झुंड को देखकर आया है, जो इस पानी में ग्लाइड कर रही हैं। दुनिया में अब इन खूबसूरत जीवों की तादाद 7000 से ज्यादा नहीं है और उनमें से ज्यादातर को इन मैनग्रोव्स के खारे पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। मुझे पता चला है कि स्थानीय मछुआरों की इन डॉल्फिन से एक बहुत ही खास किस्म की दोस्ती है। वो अपनी नाव को थपथपाकर इन डॉल्फिन्स को बुलाते हैं। डॉल्फिन्स के लिए ये मछलियों को उनके जाल की तरफ धकेलने का संकेत है और मैं हैरान हूँ क्योंकि वो ऐसा कर भी रही हैं। इस सफर पर निकलने से पहले मुझे बताया गया था कि ये इलाका बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है और यहाँ टाइगर आसानी से नहीं दिख पाएगा। इस दलदली जंगल में 1 महीने से ज्यादा वक्त बिताने के बाद मुझे लगने लगा है कि ये मिशन वाकई काफी चुनौती भरा है। हम मैनग्रोव्स के किनारे मौजूद नैरो वाटर चैनल्स में कई घंटों से घूम रहे हैं ताकि किसी तरह हमें जंगल में किसी टाइगर की एक झलक दिखाई दे सके, लेकिन उनका दिख पाना नामुमकिन सा लग रहा है। और यही वजह है कि इतने अरसे से ये टाइगर्स हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं और इसीलिए डॉक्टर झाला और उनकी टीम की इस अनोखे टाइगर को साइंटिफिकली डिकोड करने की कोशिश बहुत ही अहमियत रखती है। टीम पिछले 2 सालों से सुंदरबन में काम कर रही है और उनके मिशन की यह आखिरी ट्रिप है। इस दौरान उन्होंने 7 टाइगर्स पर कॉलर्स लगाए हैं। इस आखिरी ट्रिप में वो कम से कम एक और टाइग्रेस को कॉलर लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें टाइग्रेसेस के बिहेवियर के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए। ट्रैप लगाने से पहले उन्हें कुछ जगहों की पहचान करनी होगी जहां टाइग्रेस के मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद हो सकती है।
कैमरा ट्रैक से उनकी मूवमेंट के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है। मैनग्रोव्स में जाना हमेशा से खतरनाक रहा है। डॉक्टर व्यास इस खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहते। वो आर्म्ड गार्ड्स को साथ में लेकर आगे जा रही हैं। ये पहली बार है जब किसी कैमरा टीम को मैनग्रोव्स में इतने अंदर तक आने दिया गया है। ये पहला मौका है जब हम अपनी नाव से उतरकर पार्क के कोर एरिया में अपने कदम रखेंगे। यहाँ कोई सड़क या पगडंडी नहीं है और हमें इन घने पेड़ पौधों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे जाना है। हम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं और इस बीच फॉरेस्ट स्टाफ काफी तनाव में लग रहा है। गार्ड्स की मौजूदगी के बावजूद टाइगर के रास्ते पर कोई नहीं आना चाहता। आखिरकार हम एक ठीक से लगने वाली जगह पर पहुंचे हैं और डॉक्टर झाला ने अपना काम शुरू किया है। पेड़ों पर 2 कैमरेस लगाए गए हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज भी चाहिए जिसके लालच में टाइगर यहाँ आ सके। उन्होंने मीठे पानी का एक बर्तन रखा है, लेकिन ये काफी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पहले से आजमाया हुआ स्टिंक बॉम्ब भी लगाया है। ये मछली की आंतों और अंडों का एक मिक्सचर है जिसे एनारोबिक कंडीशन में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये छोटे बड़े सभी मांसाहारी जीवों को अट्रैक्ट करता है और उनके आने पर हमारे कैमरास उनकी तस्वीरें ले लेते हैं। टाइगर्स इसे पसंद करते हैं। कैमरा ट्रैक से 2 मकसद हल होते हैं। टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने के साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि दोनों देशों में मौजूद सुंदरबन के मैनग्रोव्स में टाइगर्स की तादाद कितनी है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से टाइगर्स की धारियों के मुताबिक उनकी पहचान की जा सकती है और उसकी मदद से 2014 में पहली बार भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन के इलाके में साइंटिफिक सेंसस कंडक्ट की गई। उसके हैरत अंगेज नतीजे सामने आए। टाइगर्स के रहने की लगभग 60% जगहों पर कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। हमारे पास सैकड़ों टाइगर इमेजेस हैं और उनसे हमें पता चला है कि भारत और बांग्लादेश में टाइगर्स की तादाद 400 या 500 नहीं बल्कि सिर्फ 200 के करीब है। टाइगर्स की तादाद का पता लगाने के लिए कैमरा ट्रैप्स का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जानकारी की मदद से रिसर्च टीम ने टाइगर्स कैप्चर करने की सबसे बेहतरीन जगहों की पहचान की है और अब पिंजरे लगाने का वक्त है। ऐसी 4 जगह तय की गई हैं जहां टाइगर के पकड़े जाने की उम्मीद ज्यादा हो सकती है। पिंजरों को नाव पर रखकर उन जगहों पर लाया जा रहा है। मैं उस जगह के पीछे हूँ जहाँ पिंजरा रखा गया है। यहाँ टाइगर के पंचों के ताज़ा निशान हैं और इसका मतलब है कि वो कुछ वक्त पहले यहाँ आया था। उम्मीद है कि ये उसे पिंजरे तक लाने में कामयाब हो जाएंगे। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टाइगर का कोई सुराग नहीं मिला है। तनाव बढ़ रहा है और हर कोई फिक्रमंद है। टीम अगर टाइगर को नहीं पकड़ पाई तो क्या होगा? वो इस बार एक टाइग्रेस को पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि उसके बिहेवियर के बारे में उन्हें थोड़ी और जानकारी चाहिए थी। उन्हें इस बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं पता है। वो नाकामयाब हुए तो ये अच्छी खबर नहीं होगी। टीम इस मुश्किल प्रोजेक्ट में अब तक 2 साल लगा चुकी है। इस आखिरी ट्रिप में उन्हें एक और टाइग्रेस को कॉलर लगाना है, वरना पूरा मिशन ही बेकार हो सकता है। डॉक्टर झाला के मुताबिक इन जगहों पर बात नहीं बन पाएगी। उन्होंने फौरन 2 नई जगहों पर 2 और पिंजरे लगाए हैं। हम फिर से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम ने एक टाइग्रेस को पकड़ा है जो गांव की तरफ आ गई थी और उसे रेस्क्यू सेंटर में ले जाया जा रहा है। डॉक्टर झाला ने स्टडी करने के लिए उसे कॉलर लगाया है। उसे देखने से पहले ही मुझे उसके गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी है। उसकी पहली झलक ने मुझे हैरान कर दिया है।
वो उतनी ही शानदार है जितनी मैंने उम्मीद की थी। इससे ज्यादा ताकतवर और सुंदर टाइग्रेस मैंने पहले कभी नहीं देखी है और शायद इसीलिए डॉक्टर व्यास ने इसका नाम सुंदरी रखा है, यानी खूबसूरत। टीम ने फौरन अपना काम शुरू किया है। 2 ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स और एक जीपीएस कॉलर तैयार कर लिया गया है। पार्क मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही अहम पल है और इसीलिए तमाम टॉप ऑफिसर्स रेस्क्यू सेंटर में पहुंच चुके हैं। लेकिन सुंदरी इसके लिए तैयार नहीं है। पिंजरे में होने के बावजूद उसे शांत रख पाना मुश्किल हो रहा है। पहला डांट फायर किया गया है। डांट बस सुंदरी से टकराकर नीचे गिर गया है। इसकी स्किन काफी थिक है। ब्लो पाइप की मदद से अब एक और डांट फायर किया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। डार्ट्स अपना काम नहीं कर पाए हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते पल के साथ ही सुंदरी और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। डॉक्टर झाला ने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया है। उन्होंने सबको एनक्लोजर से बाहर जाने के लिए कहा है ताकि सुंदरी कुछ शांत हो सके। सुंदरी पिंजरे में है, पर फिर भी मुझे उससे डर लग रहा है, लेकिन मैं उस पर से नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। सुंदरी की गरज में शाही अंदाज है, उसकी दहाड़ में एक खूबसूरती है। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर झाला ने एक और फैसला किया है। वो सुंदरी को स्क्वीज केज में पूरी तरह बेहोश करना चाहते हैं। डॉक्टर सनत को लगा है सुंदरी कंट्रोल में है और उन्होंने पिंजरे में हाथ डालकर दोनों डार्ट्स वापस निकालने की कोशिश की है। डॉक्टर झाला जानते हैं कि ये खतरनाक है, इसलिए उन्होंने उन्हें मना किया है। केयरफुल, ऐसा मत करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, वो काट लेगी। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, ऐसा मत करना तुम। प्लीज ऐसा मत करना, बहुत डेंजरस है। सुंदरबन की टाइग्रेस अपनी शोहरत के मुताबिक ताकतवर, खतरनाक और आक्रामक है और पिंजरे में भी काबू नहीं आ रही। लेकिन ब्लो पाइप से उसका ध्यान बटा है और डॉक्टर सनत ने फौरन अब तीसरा डांट इस्तेमाल किया है। आखिरकार करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सुंदरी अब बेहोश हो चुकी है। स्टडीज से पता चला है कि सुंदरबन के टाइगर के स्कल का साइज मेनलैंड बंगाल टाइगर्स के मुकाबले काफी छोटा होता है। मेनलैंड टाइगर्स से इनका बॉडी वेट भी लगभग आधा होता है। एक सेकंड रुको। हाँ, अब उठाओ। डॉक्टर झाला ने अब तक सुंदरबन की जितनी भी टाइग्रेसेस देखी हैं, उनमें सुंदरी 110 सबसे किलो। ताकतवर है। किसी मेल टाइगर जितनी भारी है। टीम बहुत तेजी से काम कर रही है ताकि टाइग्रेस के होश में आने से पहले उसे जीपीएस कॉलर लगाया जा सके। आप देख सकते हैं कि इसके दांत पीले होने लगे हैं और इसका मतलब इसकी उम्र करीब 3.5 या 4 साल है। डॉक्टर सनित सुंदरी की हालत पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एनालिसिस के लिए उसके ब्लड और डीएनए सैंपल्स भी लिए हैं। जांच से पता चला है कि सुंदरी के अब तक बच्चे नहीं हुए हैं। सुंदरी करीब 4 साल की है और काफी सेहतमंद है। उस पर जीपीएस कॉलर लगा दिया गया है। 1 साल बाद यह अपने आप उससे अलग हो जाएगा। कॉलर को अच्छी तरह चेक किया गया है कि कहीं उसकी गर्दन ना कसी जा रही हो। सुंदरी अब जंगल में वापस छोड़े जाने के लिए तैयार है। उसे एक पिंजरे में डाला गया है।
सुंदरी को उसी इलाके में छोड़ा जाना जरूरी है जहां से उसे पकड़ा गया था, और उस जगह पहुंचने के लिए हम पिंजरे को नाव पर रखकर 3 घंटे के लंबे सफर पर निकले हैं। सफर के दौरान हमें बहुत से बड़े कार्गो शिप्स दिखाई दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद पानी के इन रास्तों पर अब कमर्शियल कार्गो शिप्स काफी तादाद में नजर आने लगे हैं। डॉक्टर झाला और दूसरे कंजर्वेशनिस्ट्स को फिक्र है कि इससे दोनों देशों के बीच टाइगर्स का आना जाना उतना आसान नहीं रह जाएगा। कमर्शियल वजहों से इन वाटर चैनल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इससे लगातार रुकावटें पैदा हो रही हैं। इससे टाइगर्स की रहने की जगहें कम होने लगेंगी, वो एक से दूसरे टापू पर नहीं जा सकेंगे और एक वक्त आएगा जब उनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि उनमें इनब्रीडिंग होगी और वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। इसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। हमें सुंदरबन में कॉरिडोर्स बनाने होंगे जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच टाइगर्स का जीन फ्लो पहले की तरह हो सके, और ये कंजर्वेशनिस्ट के साथ साथ मैनेजमेंट और पॉलिसीज बनाने वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सुंदरी के इस इलाके में पहुंचने तक शाम हो चुकी है। सफर के दौरान डॉक्टर सनत उसका ख्याल रखते रहे हैं ताकि उसे किसी तरह की परेशानी न हो। ये सुंदरी के घर जाने का वक्त है। खुशी के साथ साथ मुझे दुख भी हो रहा है। मुझे उसका सही जगह लौटना अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ देर और उसके साथ रहना चाहती हूँ ताकि उसे जी भर के देख सकूं। सुंदरी को यहाँ रिलीज करने में खतरा भी है, और खतरा ये है कि कहीं वो हमारी किसी नाव पर हमला न कर दे। ये लोग काफी सावधानी बरत रहे हैं। वो नाव और किनारों के बीच नायलॉन के नेट की बाड़ लगा रहे हैं। हर चीज सुरक्षित लग रही है। रिलीज बोर्ड को कुछ इस तरह सेट किया गया है कि पिंजरा खुलने के बाद सुंदरी सीधे जंगल की तरफ जा सके। लेकिन डांट लगाने के दौरान सुंदरी दिखा चुकी है कि वो अपने फैसले खुद लेती है और हमारे काबू से बाहर है। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही सीधे किनारे की तरफ जाने की बजाय वो अपनी दाईं ओर खड़ी नाव की तरफ गई है। रिलीज स्टाफ जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ हिला रहा है ताकि सुंदरी उनसे डरकर दूर चली जाए। इसका फायदा हुआ है। सुंदरी जंगल की तरफ मुड़कर हमसे दूर चली गई है। ऑपरेशन कामयाब रहा है, लेकिन डॉक्टर झाला ने अगली सुबह राहत की सांस सिर्फ तब ली है जब रिसर्च टीम को सुंदरी के जीपीएस कॉलर से सिग्नल मिलने शुरू हुए हैं। वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। मेरे ख्याल से वो उस डायरेक्शन में करीब 500 मीटर दूर होगी। सुंदरबन के फील्ड डायरेक्टर नीलांजन मलिक उन्हें मुबारकबाद देने के लिए वहां मौजूद हैं। अगर किसी साइंटिफिक स्टडी से टीम को टाइगर्स के बिहेवियर के बारे में समझने में मदद मिलती है तो पार्क मैनेजमेंट के लिए ये अच्छी बात है। हमारे पास सुंदरबन टाइगर रिजर्व के एनिमल्स का कोई बेसिक डेटा नहीं है, तो आपकी इससे हमें काफी फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल। अगले 2 महीनों के लिए सुंदरी को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी डॉक्टर झाला के टीम के नौजवान रिसर्चर्स मंजरी रॉय और टहलू सिंह को दे दी गई है। टहलू सिंह खुशकिस्मत हैं क्योंकि जंगली शूकर का पीछा करते हुए उन्हें सुंदरी की झलक दिखाई दी है। लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स की शिकार की कामयाबी की दर सिर्फ 20% है। इस इलाके में बड़े स्तनधारी जीव नहीं हैं, इसलिए टाइगर्स ने चीतल, जंगली सुअर, रीसस मैकाक और पक्षी खाकर जिंदा रहना सीख लिया है। टाइगर्स को अपना करीब 20% खाना पानी से मिलता है और उसमें मछलियाँ, केकड़े, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स और कछुए शामिल हैं। सुंदरबन के टाइगर्स को मैनग्रोव्स में शिकार करने के अनोखे तरीके सीखने पड़े हैं, जहां एरियल रूट्स की वजह से शिकार को अचानक हैरान नहीं किया जा सकता। खुशकिस्मती से यहाँ लेपर्ड जैसे दूसरे बड़े मांसाहारी जीव नहीं हैं, इसलिए उन्हें शिकार के लिए मुकाबला नहीं करना पड़ता।
बॉडी साइज छोटा होने की वजह से उनमें ज्यादा एनर्जी रहती है और इससे दलदली इलाके में जिंदा रहने में उन्हें मदद मिलती है। मैनग्रोव्स में जाकर सुंदरी का पीछा कर पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन देहरादून के बेस कैंप में लगातार मिलने वाले डेटा से एक साफ तस्वीर सामने आने लगी है। ऐसा लगता है कि सुंदरी इस वक्त थोड़ी बेचैन है। वो ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रुक रही। जब टाइगर्स एक से दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो इन विशाल वाटर चैनल्स के बॉर्डर्स से बनने वाले कोस्टल हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। वो छोटे वाटर चैनल्स को आराम से पार कर लेते हैं। यहाँ एक टाइग्रेस ने बढ़िया काम करते हुए पिछले 4 महीने में इन 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चौड़े चैनल्स को 2 बार पार किया है। आमतौर पर टाइगर्स 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े चैनल को पार करने से बचते हैं और ये टाइग्रेस इस कोस्टल हाईवे से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंची है। उसने देखा वहां और जमीन नहीं है, इसलिए वो उसी रास्ते से होती हुई उसी आइलैंड में वापस आ गई जहां वो कंफर्टेबल थी और जहां दूसरी टाइग्रेसेस से उसे बहुत कम मुकाबला करना पड़ता था। ये वो आइलैंड है जहां वो ज्यादातर रहती है और उम्मीद है वो इसे अपना इलाका बना लेगी और यहीं पर सेटल हो जाएगी। शायद यहाँ उसे एक साथी भी मिल सकेगा और वो बच्चे पैदा करके सुंदरबन के टाइगर्स के जीन पूल को आगे बढ़ाएगी। पिछले कुछ महीनों में सुंदरी पर नजर रखने के दौरान टीम को इन कम नजर आने वाले टाइगर्स की जिंदगी और उनके बिहेवियर के बारे में अहम जानकारी मिली है। हमारे एक सफर के दौरान वो खतरनाक तरीके से एक गांव के बहुत नजदीक आ गई थी। ये पार्क मैनेजमेंट को सावधान करने का वक्त था। वहाँ नाइट पेट्रोलिंग की गई ताकि सुंदरी गांव में न घुस सके। खुशकिस्मती से वो गांव में नहीं गई। इस इलाके में इंसान और टाइगर के बीच होने वाले संघर्ष टाइगर्स की कंजर्वेशन में एक बड़ी रुकावट बनते रहे हैं और इन संघर्षों की तादाद को कम करना प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। इन स्टडीज से बहुत सी अहम चीजें सामने आई हैं, जिनसे इन संघर्षों को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर हमारी रिसर्च इस संघर्ष को रोक सकती है या लोगों को मारे जाने से बचा सकती है तो यहाँ टाइगर्स का भविष्य बेहतर होगा। और हमें पता चला है टाइगर्स को ऐसी जगहों पर रहना पसंद है। ये एक एविसीनिया है, यानी ऊंची जमीन पर उगने वाला मैंग्रोव। पाम जैसे दिखने वाले फीनिक्स में शायद टाइगर्स बच्चों को जन्म देते हैं। ये दोनों ही जगहें टाइगर्स को बहुत पसंद हैं। शहद निकालने के लिए अगर लोग इन जगहों पर नहीं जाएंगे तो टाइगर्स से उनके संघर्षों में कमी आएगी। हम ये भी जानते हैं कि टाइगर्स अपने इलाके के बॉर्डर्स इन विशाल वाटर चैनल्स से तय करते हैं। तो अगर इन वाटर चैनल्स में मछली पकड़ना कम हो जाए तो टाइगर्स के साथ होने वाले संघर्ष भी कम होंगे। आमतौर पर टाइगर्स रात को शिकार करते हैं, लेकिन सुंदरबन में वो सुबह 6 बजे से करीब 10 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस दौरान अगर मछली पकड़ने वाले और शहद निकालने वाले लोग ज्यादा सावधान रहें तो भी टाइगर्स के साथ होने वाली मुठभेड़ों में कमी आएगी।